हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे होंगे, जो कि आपका अपना लक्ष्य है IAS बनना। ठीक है, तो आज उसी क्रम में मैं आप लोगों की एक छोटी सी सहायता के तौर पर, एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने शुरू किया हुआ है। हालांकि ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो चुका था कि यूपीएससी के लिए योजना और कुरुक्षेत्र सरकार की तरफ से प्रकाशित होने वाली 2 मासिक पत्रिकाएं हैं, मंथली मैगजीन्स हैं, जिनके हर आर्टिकल, जिनकी हर चीज़ देश के विकास के बारे में जानकारी तो देती ही देती है, साथ के साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन, सूचना भी उपलब्ध कराती है। और ये भी उपलब्ध कराती है कि यूपीएससी मेंस में कैसे कैसे और किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोई एक जो टॉपिक आता है तो उस टॉपिक के कितने पक्ष हो सकते हैं ये हम लोग साधारण तौर पर नहीं समझ पाते, ना न्यूज़पेपर में ना मैगजीन में, क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिट होती है। लेकिन योजना और कुरुक्षेत्र किसी एक विषय पर बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी पहलुओं को दर्शाती है, साथ के साथ एक चीज़ और बताती है कि इसके सभी पहलू कितने गहराई तक समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी दृष्टिकोण से हमने योजना कुरुक्षेत्र की चर्चा करना शुरू किया है। कल हम लोग पहला एपिसोड लेकर के आए थे, आज हम इसका लेक्चर 2 यानी कि दूसरा एपिसोड हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी कहा था कि सभी संस्थान या छात्र या शिक्षक योजना को पढ़ते हैं या उसके हाईलाइट बताते हैं, इसका क्रक्स उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कहाँ से क्या और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके की चीज़ें इसमें आ सकती हैं, वो हम लोग क्लास लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि जैसा कल आप लोगों ने सभी ने इसको प्यार दिया था, उसी तरीके से इसको आप समझें और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ध्यान रखना, योजना कुरुक्षेत्र के सभी आर्टिकल्स बड़े बड़े संस्थान, सरकारी संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, बड़े बड़े अधिकारी, डायरेक्टर जनरल, इस तरह के लोग इसके आर्टिकल्स को लिखते हैं। यानी कि उनकी जो बातें होती हैं उस मुद्दे से जुड़े हुए सभी पक्षों को गहराई से बताती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो सभी पहलुओं में सटीकता और गंभीरता दोनों झलकती है। तो चलिए, जनवरी की योजना का जो टॉपिक है जिस पर फोकस किया गया है, उस टॉपिक का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार करने में सरलता। और इसको मुद्दे को पूरा ध्यान रखा गया है किस बात पर? आपका जन विश्वास अधिनियम को लेकर के। ठीक है ना, इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बात की गई है कि जन विश्वास अधिनियम नागरिकों पर भरोसा और अपराध मुक्ति की दिशा में कदम कैसे बढ़ाता है और उससे कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और देखेंगे नागरिकों पर भरोसा और अपराध मुक्ति। ये हमारे टॉपिक का थीम है, चार्ट है, टॉपिक है, जिसको आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी सरकार में या किसी भी शासन व्यवस्था में व्यापार और धंधा यानी कि अर्थव्यवस्था तभी विकसित होती है जब वहां के व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षित हो, शांत वातावरण हो, उनके काम करने की दशाएं अच्छी हो, उनका शोषण ना होता हो किसी भी व्यवस्था के साथ में। ठीक है, और उनके लिए अनुकूल माहौल हो, कानून व्यवस्था से लेकर नियम व्यवस्था सारी चीजें बहुत उनके अनुकूल हों और सरकार के अनुकूल हों। कुल मिलाकर के आंतरिक और बाह्य स्तर पर चीजें सरलीकृत हों, विनियमित हों और आसान हों। इस दृष्टिकोण से अगर कोई भी सरकार काम करती है तो वो देश तरक्की करता है, देश का आर्थिक विकास होता है। शांति के दृष्टिकोण से हम अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाते हैं, रक्षा खर्च बढ़ाते हैं, बड़े बड़े हथियारों के एक्सपेरिमेंट करते हैं, हथियारों को खरीदते हैं जिससे देश में शांति हो, कोई दुश्मन हमारे अटैक ना कर पाए। लेकिन आंतरिक स्तर पर उनका शोषण ना हो,
आंतरिक स्तर पर हमारा व्यापारी और आम जनता परेशान ना हो, इसके लिए हमें नियम विनियम जो होते हैं उनको कठोर नहीं बनाना बल्कि उनका सरलीकरण करना जरूरी है। और हमारे देश में अधिकांश कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए थे आजादी से पहले के, और अधिकांश कानून अभी भी चले आ रहे हैं, जिनमें कुछ रिलीवेंट हैं, कुछ इररिलीवेंट हो चुके हैं। तो इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ने एक जन विश्वास अधिनियम लागू किया, जिसके माध्यम से 19 मंत्रालयों, मैंने कल भी चर्चा की थी, 19 मंत्रालयों के 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को संशोधित किया गया है। और यह संशोधन किस दृष्टिकोण से किया गया है कि नागरिकों पर भरोसा करें और अपराध मुक्ति की तरफ बढ़ें, यानी कि नागरिक अब आराम से काम कर सके, सरकार उन पर भरोसा करती है और उन्हें छोटी मोटी चीजें जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों से बाहर निकालें। उनको छोटी मोटी अनजाने में कोई भी गलती होती है उसका इतना बड़ा दंड ना दें कि वो डरने लगे, और इसी डर की वजह से वो व्यक्ति, वो व्यापारी, वो आम जनता जो कुछ करना चाहती है, उद्यम करना चाहती है, उद्योग लगाना चाहती है, विकास करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, उसको लेकर के कहीं कोई समस्या ना हो, उसके अंदर डर और घबराहट ना हो कि सरकार पता नहीं क्या करेगी। तो इसमें दो चीजें हैं, एक सरकार को जनता पर भरोसा करना होगा, नागरिकों पर भरोसा करना होगा, ठीक है ना, कि वह इसका पालन करेगा, और दूसरी तरफ यह प्रयास भी सरकार को करना होगा कि नागरिक भी सरकार पर भरोसा करें, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हों, दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें, तभी देश का आर्थिक सामाजिक विकास संभव होगा। और जन विश्वास अधिनियम भारत सरकार की तरफ से इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को परिलक्षित करता हुआ, जैसा कि बताया गया है, ठीक है ना। जन विश्वास अधिनियम, यहां देखिएगा, जन विश्वास अधिनियम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह प्रधानमंत्री के एक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत लोगों पर भरोसा करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए जाएं, ना कि सिर्फ लोग ही सरकार पर भरोसा करें, यानी कि लोग ही सरकार पर भरोसा ना करें बल्कि सरकार भी लोगों पर भरोसा करे। जन विश्वास यानी कि जनता पर विश्वास कि वह छोटे मोटे अपराधों को नहीं करेगी, और अनजाने में हो जाते हैं तो उसके लिए सरकार भी इतने बड़े दंड का प्रावधान नहीं करेगी कि वो डरने लगे और एक भय का माहौल क्रिएट होने लगे। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि इस कानून का जो उद्देश्य है, जहां भी संभव हो छोटे अपराधों के लिए कारावास को मौद्रिक दंड में बदला जाए। ये बहुत सारी चीजें मैंने कल भी आपको बताई थी, लेकिन आज जो चर्चा कर रहे हैं वो नागरिकों पर भरोसा करने के दृष्टिकोण से है, ठीक है ना, बदला जाए और अपराधों की गंभीरता के आधार पर दंड का प्रावधान किया जाए कि जैसा अपराध हो वैसी उसकी गंभीरता हो, उसी के अनुसार उसका दंड हो। ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य मामूली या छोटे उल्लंघनों के लिए लोगों को अदालत परिसर में घसीटने का नहीं है, उसको घसीटने से बचाना है। हर चीज के लिए कोर्ट कचहरी में घसीटना नहीं है, वो जनता को परेशान ना करे, किसी भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाती है तो, बल्कि इसका उद्देश्य जहां भी संभव हो अपराधों की गंभीरता के आधार पर दंड को तर्कसंगत बनाया जाए। तर्कसंगत, छोटा मोटा अपराध है तो थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे करके उसको फ्री किया जाए, कोर्ट कचहरी में उसको क्यों डराया धमकाया जाए, क्यों उसके पैसे की और समय की बर्बादी की जाए। वो ऐसे बचेगा तो अपने दूसरी तरफ काम कर पाएगा। सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर भरोसा तो पहले भी करता था और ज्यादा करेगा, और इतना करने के बाद वो अपना विकास करने के लिए प्रयास करेगा। और देश और राष्ट्र दोस्तों किससे बनता है? लोगों से। अगर एक एक व्यक्ति अपना अपना विकास करने लगे तो सबका विकास हो गया। तो विकास करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसको माहौल दें। तो सरकार का प्रयास यही है कि उसको माहौल दिया जाए, छोटी मोटी चीजों से उसको बचाया जाए। क्लियर है? ध्यान रखना। और इसी के साथ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना एक और भी है, ध्यान रखना कि जो व्यक्ति, जो छात्र
2025-26 को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। और लक्ष्य यूपीएससी का सिलेक्शन है, जिसके लिए आप सीरियस हैं, जिसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी आंखों में एक सपना है, और वही सपना अपने माँ बाप की आंखों में भी आपने दिखाने की कोशिश की है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस सपने को सच करने के लिए दिन रात एक करें। साल 2 साल 3 साल की मेहनत है और उसके बाद सब कुछ आपका है। लेकिन यह कोई सपना या ये लक्ष्य जो है, ये जो रास्ता है, बड़ा कठिन है। इसको सरल बनाने के लिए स्टडी IQ IAS अपना कोर्स जो है वो लॉन्च कर चुकी है, जिसमें हम सब लोग, मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि उस लक्ष्य को आप पाएं और उस लक्ष्य को पाने के साथ में हम अपना योगदान आपके साथ दें, जिससे कि लक्ष्य को आसानी से पाया जा सके। उसमें आने वाली क्या क्या समस्या है उनको हम लोग बता सकें और आपको उस परेशानियों से जूझना ना पड़े। इसीलिए एक प्रॉपर रणनीति के तहत 4 चरणों में हमने यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों स्टेज को हमने प्रॉपर डिफाइन किया है। इसमें हम आपको मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, हमारे सभी जो शिक्षकगण हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो सभी आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे। वो सारी चीजें रहेंगी। इसमें टेस्ट सीरीज से लेकर के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से लेकर के सभी इंपॉर्टेंट जो मटेरियल हो सकता है उसको भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना? तो इस बैच को ध्यान रखिएगा। ये बैच आज 2 फरवरी को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और ये बैच शाम को 6 बजे चल रहा है। अभी 2 से 3 दिन इसको स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन हुए हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। लेकिन इसके लिए जो फीस है वो मात्र 23,999 रुपए है और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा मेरा वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लगातार दिन रात मेहनत करूं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करूं, तो आप लोगों को इस कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि हम पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीके से आपके लिए एक सही दिशा के साथ में काम कर सकें। बस एक ही इच्छा है हमारी और खासकर मेरी, कि आपकी सफलता में मेरा भी एक छोटा सा योगदान हो, आपके सपना पूरा करने में मेरा एक छोटा सा एक प्रयास हो। तो जल्दी से कीजिए इसको, ज्यादा लेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ये मेरा कोड आप लोग नोट कर लीजिए। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेल आईडी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है, जिसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। और इस क्लास की पीपीटी, इसको भी आप लोग वहां से अपलोड कर सकते हैं। जो मैं पढ़ाता हूं सारी की सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से लेकर के इंपॉर्टेंट न्यूज से लेकर के सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। एवरीबॉडी ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री और भारत सरकार के प्रयासों को लेकर के, कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नागरिकों पर भरोसा किया जाए और उन्हें अपराध मुक्ति की ओर लेकर जाया जाए। ठीक है ना? इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों के जीवन यापन और व्यवसाय करने को आसान बनाना है। इस बात को आप जितनी बार रट लेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके तहत अब क्या क्या किया जाएगा, कौन कौन से प्रयास किए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसके तहत दस्तावेजों का स्व सत्यापन को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप अपना सत्यापन खुद कर सकें। एक राष्ट्रीय डाटा ग्रिड का निर्माण किया जाएगा, सभी इंफॉर्मेशन को एक डाटा ग्रिड में जोड़ा जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। प्रतिभूतिकरण पर संपत्ति पुनर्निर्माण की केंद्रीय रजिस्ट्री और सुरक्षा हित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का विकास किया जाएगा। यानी कि जो परिसंपत्ति का पुनर्निर्माण है उसका प्रतिभूतिकरण यानी सिक्योरिटाइजेशन किया जाएगा। जीएसटी कानून, जीएसटी जो लागू किया गया है वस्तु एवं सेवा कर, उसको लेकर के, दिवालिया कानून जैसी व्यवस्थाएं हैं उन सब को लेकर के, सारी जो चीजें हैं उनको नियंत्रित करने वाले नए कानून के साथ कंपनी कानून में भी संशोधन लागू किए गए हैं। यानी कंपनी एक्ट में भी संशोधन लागू किए गए हैं, जीएसटी में भी लागू किए गए हैं,
दिवालिया कानून में भी लागू किए गए, बैंक करप्सी कोड कहते हैं, उसमें भी लागू किए गए हैं, क्योंकि ये आम आदमी, छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सबसे जुड़ा हुआ है। और इसमें छोटी मोटी चीज़ें गलती से हो जाती हैं, अनजाने में हो जाती हैं, किसी मजबूरी में करनी पड़ती हैं, तो ऐसे में उसके लिए इतना बड़ा पनिशमेंट ना हो कि वो उसको सुधार ना सके। ठीक है, तो इन सब में सारी चीजें की गई हैं जिससे कि उसको अपराध मुक्त किया जा सके किसी भी कंडीशन में। तो ये इसका उद्देश्य और इसकी प्रक्रिया है जिसके तहत ये सब प्रयास किए जाएंगे। तो सरकार के प्रयास है इसके अंतर्गत। दूसरा, इसका प्रमुख उद्देश्य और क्या है? इसका एक अन्य उद्देश्य और है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अपने लोगों और संस्थानों पर भरोसा करना, केवल लोगों पर ही नहीं बल्कि संस्थानों पर भी भरोसा करना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि जनता सरकार पर और सरकार जनता पर भरोसा कर सके। ठीक है ना? जनता सरकार पर और सरकार जनता पर भरोसा कर सके, साथ के साथ मुकदमा करने वाले और आपराधिक अदालतों दोनों पर बोझ कम हो जाए। अब सोचिए, जितनी छोटी मोटी चीजें होंगी उतने ज्यादा मुकदमे होंगे तो कोर्ट कचहरी में ढेर लगेगा, आपको लंबा लंबा समय मिलेगा, सालों केस लड़ते निकल जाएगा, वकीलों की फीस भरते भरते थक जाएंगे, काम धंधा छोड़कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। आप व्यवसाय कब करेंगे? काम कब करेंगे? और अदालतों में भी कितने बोझ बढ़ते चले जाएंगे, लाखों केस पेंडिंग है। और हमारे यहां जानते हैं कि एक केस को खत्म होते होते कंडीशन यह हो जाती है कि इंसान मर चुका होता है, उसके बाद उसका फैसला आता है। कई सारी ऐसी कहानियां, कई सारे ऐसे किस्से आपने सुने होंगे, सालों लग जाते हैं। तो कोर्ट कचहरी पर भी अननेसेसरी बोझ पड़ता है और लोगों का भी नुकसान होता है। तो ये इसके फायदे हैं। ठीक है ना? अब बात आती है कि इस मसौदे को तैयार करना कितना कठिन था, किस प्रक्रिया से यह गुजरा। क्या आपको लगता है कि इतना आसान था? कल भी मैंने एक चर्चा की थी कि इसके विकसित करने में, इसके विकास करने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो उसी के संदर्भ में बात करते हैं कि इसका मसौदा तैयार करना एक कठिन और एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि इसके तहत बड़े स्तर पर सलाहकारों की टीम के माध्यम से चर्चा की गई, सभी मंत्रालय, सभी विभागों के साथ में। इसमें कृषि से लेकर के परिवहन, कृषि, परिवहन, वित्त, बौद्धिक संपदा, पर्यावरण, रक्षा इत्यादि सभी विषयों को शामिल किया गया। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में जितने भी कानून हैं, उन सभी कानूनों का क्या किया गया? पहले उन पर कानूनों पर विचार किया गया, उनका फिल्ट्रेशन किया गया, उनमें से उनको बदला गया, संशोधन किया गया, उसके बाद उनका सरलीकरण किया गया। तो एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से गुजरा। इसीलिए जो पूरी टीम थी, जो समिति बनाई गई थी, उस पूरी टीम के माध्यम से देखेंगे तो प्रारंभ में मात्र 30 एक्ट, 30 कानूनों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था कि मात्र 30 कानूनों को इसमें संशोधित किया जाएगा। लेकिन बाद में जब चर्चा हुई तो 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों के अंतर्गत 183 प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया। 183 प्रावधान हैं, 42 आपके अधिनियम यानी कि कानून हैं। पहले 30 कानून पर हम चर्चा करने जा रहे थे, अब हमने कितने पे किए? 42 कानूनों में संशोधन किया इसके माध्यम से, और लगभग हर सभी क्षेत्रों में संशोधन किया। इसके अंतर्गत देखेंगे तो एक नया विचार भी प्रस्तुत किया गया है कि इसके लागू होने के बाद हर 5 साल में न्यूनतम जुर्माना और दंड में 10% की वृद्धि की जाएगी। हर 5 साल पर एक नया प्रावधान है। यह प्रावधान क्या है कि भाई, जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती है, आपके विभिन्न प्रकार के कार्य धंधे बढ़ते हैं, व्यवसाय बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, तो ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो आपका दंड भी एक जैसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर 5 साल पर 10% की उसमें वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि महंगाई के साथ इसको एडजस्ट किया सके। अन्यथा क्या किया जाएगा? बाद में बार बार इसमें संशोधन करने पड़ेंगे इसकी वृद्धि करने के लिए। दंड को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर 5 साल में, 10 साल में संशोधन करने पड़ेंगे। तो संशोधन से बचने के लिए ही, ध्यान रखना, इस अधिनियम में बार बार संशोधन से बचने के लिए यह प्रोविजन किया गया है कि हर 5 साल में इसमें 10% की
वृद्धि की जाएगी। अगर 500 रुपए का दंड लगता है तो 5 साल बाद यही दंड आपका कितना हो जाएगा? 550 रुपए का। ठीक है ना? इस अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने पर विचार करते हुए एक उपयुक्त बचत खंड की का भी चर्चा की गई। इसमें ये विशेषताएं हैं। एक उपयुक्त बचत खंड की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया कि भाई हमने विचार कर लिया, सारी चीजें कर ली, कानून निरस्त कर दिए, लेकिन जो कानून निरस्त किए गए, हटा दिए गए, क्या उसकी कोई सजा नहीं रहेगी? क्या उसके तहत जो कार्रवाइयां पहले की गई हैं उसका कोई प्रावधान नहीं रहेगा? वो सब बरी हो जाएंगे? आज हमने इस कानून को निरस्त कर दिया तो इसके तहत जो पहले जो कार्रवाइयां की गई थी क्या वो अवैध हो जाएंगी? नहीं। उन्होंने कहा कि उपयुक्त बचत खंड है, इस खंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निरस्त प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाइयां वैध रहेंगी। यानी कि इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज की गई हैं, जिसको भी दंड दिया गया है, जिसको भी पनिशमेंट मिला है, वो लीगल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तीसरी एक चीज और भी थी कि विधेयक के लंबे और छोटे शीर्षक के सावधानी पूर्वक तैयार किए गए थे। यानी कि जन विश्वास अधिनियम, जन विश्वास, हर तरह के छोटे बड़े शीर्षक पर चर्चा की गई और इसके माध्यम से व्यापार करने में आसानी के लिए अपराधों को अपराधीकरण और तर्कसंगत बनाने के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया जा सके, इसलिए जन विश्वास नाम का शब्द गढ़ा गया। बड़ा भी है, छोटा भी है। जनता पर विश्वास, जनता पर विश्वास, इसका मतलब जनता ईमानदारी से काम करेगी, इस बात पर विश्वास। इस बात पर विश्वास कि जनता क्राइम नहीं करेगी और गलती से अगर हो जाता है तो उसको दंड ना दिया जाए, हम भी उस पर भरोसा करें। वही सरकार पर भरोसा ना करें बल्कि हम भी उस पर भरोसा करें, इसलिए जन विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह इसके अंतर्गत है। क्लियर? अब बात आती है कि जन विश्वास के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करें कि इस पर प्रश्न क्या बन सकता है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। इसके लागू होने के बाद हर 5 साल में न्यूनतम जुर्माना और दंड में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। एक। दूसरा, इसके अंतर्गत निरस्त प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाइयां वैध रहेंगी। सही कथन का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ये दोनों प्रोविजंस है, ये एक्ट है। अब इसका आंसर आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोगों को आराम से समझ करके इसका आंसर देना है। आप लोग समझ तो गए होंगे, आराम से देखेंगे। देखिए, आंसर ना देने के पीछे मेरा जो रीजन है वो रीजन ये है कि आप क्लास को अच्छे से देखें, समझें और उसके बाद आंसर करें। ठीक है ना? ध्यान रखना, वरना मैं तो आंसर बता दूंगा, एक लाइन लगेगी, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें। देखिए, कोच का काम क्या होता है? कोच का काम होता है चीजों को सिखाना, कुछ करके दिखा देना, लेकिन प्रैक्टिस करना किसकी जिम्मेदारी है? खिलाड़ी की। और आप लोग एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, तो आप लोग इसको करेंगे। अब इसमें मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या बन सकता है, ये देखिए। जन विश्वास अधिनियम के संदर्भ में प्रधानमंत्री के विजन को स्पष्ट कीजिए। कि जन विश्वास अधिनियम के संदर्भ में प्रधानमंत्री का या भारत सरकार का क्या विजन है? विजन है भारत को आर्थिक विकसित रूप से दृष्टिकोण से विकसित करना और उसके लिए भारत में व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देना, सुगमता को बढ़ावा देना। और उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यह करना है कि हम भारत में भारतीय नागरिकों पर भरोसा करें, भारत नागरिक सरकार पर भरोसा करें, दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें और भरोसा करने के साथ साथ नागरिक कानून व्यवस्था का पालन करें और सरकार छोटे मोटी गलतियों को नजरअंदाज करके थोड़ा सा आर्थिक दंड लगा करके उनको बरी करे, भय और डर का माहौल पैदा ना करे, यानी कि एक विश्वास की भावना को पैदा करे, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
और यह तभी संभव हो सकता है। यही प्रधानमंत्री का विजन है, आर्थिक रूप से सशक्त भारत, 5 ट्रिलियन से लेकर के 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का विकास। और यह विकास तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। यह आपका प्रश्न का आंसर है। इसको आप लोग अपने अच्छे तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और कोई भी डाउट हो तो ये मेरे लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है और ये टेलीग्राम का बारकोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इसको करिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।